एंड वेलकम टू आवर चैनल गौरी ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का, दैट विल इंक्लूड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और उसके साथ हम थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन का। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है दैट वाज गिवन बाय बोवेरी एंड सुटॉन। दैट वाज गिवन बाय देम इंडिपेंडेंटली। इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी डेवलप की थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टडीज एंड दे गेव दिस थ्योरी इन 1902। Now what are the main features of this theory? इसमें क्या उन्होंने मेन फीचर्स लिए? सबसे पहले उन्होंने बोला कि गेमीट्स जो हैं दे कैरी ऑल द हेरिडिटी ट्रेट्स, यानी कि जितने भी ट्रेट्स हैं पेरेंट्स से जो बच्चों में जाते हैं वो सब गेमीट्स के थ्रू जाते हैं। एंड व्हाट आर द गेमीट्स? दे आर द स्पर्म्स एंड ओवम। और स्पर्म्स हमें पता है कि वो फादर से आते हैं, मेल गेमीट है, और ओवम जो है दैट इज़ अ फीमेल गेमीट, और दोनों बच्चे की हेरिडिटी में बराबर रोल प्ले करते हैं, इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं। यानी कि जो ऑफस्प्रिंग है उसमें आधे करेक्टर्स उसके फादर से आएंगे और आधे करेक्टर्स उसकी मदर से आएंगे। और हमारे जो सेल्स हैं हमें पता है कि जो स्पर्म्स होते हैं उनका सिर्फ न्यूक्लियस एंटर करता है जो फीमेल गेमीट है ओवम के अंदर, और जो न्यूक्लियस है दैट कंटेन्स दीज क्रोमोसोम्स। और इसका मतलब क्रोमोसोम के ऊपर हेरिडिटी ट्रेट होने चाहिए, तभी वो आगे उसको ट्रांसमिट करेगा। और हर एक क्रोमोसोम का अपना रोल है इन हेरिडिटी। और हम आगे जाके भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अगर क्रोमोसोम का थोड़ा सा भी हिस्सा निकल जाता है या उसमें कोई चेंज आ जाता है, नॉर्मल जो सीक्वेंस है डीएनए का वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी जगह कोई एबनॉर्मल जो है वहाँ पे नाइट्रोजन बेस एंटर हो जाता है, तो भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो क्रोमोसोम का हर एक हिस्सा अपना अपना रोल प्ले कर रहा है, और उसमें कोई भी लॉस दैट विल कॉज सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डेफिशिएंसी। जो भी फंक्शन वो कर रहा था या जो भी चीज़ स्ट्रक्चर वो बना रहा था उसका लॉस हो जाता है ऑर्गेनिज्म में, अगर क्रोमोसोम का वो थोड़ा सा हिस्सा निकल जाए तो। देन नेक्स्ट इज क्रोमोसोम अपनी इंडिविजुअलिटी को रिटेन करते हैं थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि उनमें कोई चेंज नहीं आता है। क्रोमोसोम की जो इंडिविजुअलिटी है वो एज सच ही रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं आता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। देन नेक्स्ट इज कि क्रोमोसोम्स जो हैं और जीन्स दोनों पेयर में होते हैं। हम अगर रिवाइज करें तो मेंडल ने फैक्टर बोला था जीन्स को, जिनको हम आज जीन्स बोलते हैं, ही कॉल्ड देम एज फैक्टर, और उसने बोला था कि वो फैक्टर हमेशा पेयर में होते हैं। तो आज हम जानते हैं कि क्रोमोसोम पेयर में होते हैं और उनके ऊपर जीन्स होते हैं जो कि ऑब्वियसली वो भी पेयर में होते हैं। और जब गेमीट फॉर्मेशन होती है तो हर एक क्रोमोसोम जो है मतलब जो पेयर है उसमें से एक क्रोमोसोम गेमीट में चला जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम हैं, इट मीन्स दे आर इन 23 पेयर्स। तो इसका मतलब जब गेमीट फॉर्मेशन होगी तो वो पेयर में से दोनों क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाएंगे और गेमीट में पेयर में से एक क्रोमोसोम आएगा, और गेमीट में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसका मतलब हर एक पेयर में से एक क्रोमोसोम गेमीट में आ जाता है। और इसी तरह से हर एक जीन में भी एक एलील जो है हर एक करैक्टर का वो उस गेमीट के अंदर आ जाता है। नाउ जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है गेमीट्स की तो जीन्स की जो पेयर्ड कंडीशन है और जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी भी पेयर कंडीशन वो रीस्टोर हो जाती है। रीस्टोर मीन्स वो दोबारा पेयर्ड हो जाते हैं, डिप्लॉयड हो जाते हैं, और होमोलोगस क्रोमोसोम दोनों इकट्ठे आ जाते हैं। नाउ अब वो जेनेटिक होमोजेनिटी यानी कि सिमिलर तरह के जीन्स होंगे या हेट्रोजेनिटी की डिसिमिलर जीन्स होंगे, मतलब डिफरेंट टाइप के होंगे। फिर कौन सा जीन डोमिनेट करेगा, कौन सा रिसेसिव होगा, ये सब किस पे डिपेंडेंट है? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल टाइप, कि वो कौन सा क्रोमोसोम है और वो किस तरह से काम कर रहा है। दैट विल डिपेंड कि वो पर्सन में कौन से ट्रेट्स एक्सप्रेस होंगे और कौन से नहीं होंगे। देन जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं उनमें सिनेप्सिस हो जाता है। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, तो उसमें सिनेप्स हो जाता है, यानी कि पेयरिंग हो जाती है एट द टाइम ऑफ मियोसिस, और वो
इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं इन द डिफरेंट सेल्स। देन सेक्स जो है ऑर्गेनिज्म का, दैट इज डिटर्मिन्ड बाय द सेक्स क्रोमोसोम। कुछ ऑर्गेनिज्म में सेक्स क्रोमोसोम होता है जिससे सेक्स डिटर्मिन होता है। दीज सेक्स क्रोमोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल द ऑर्गेनिज्म। अब इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। उसमें हम ये स्टडी करेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म में जो है वो सेक्स डिटर्मिन होता है, कि वो मेल डेवलप होगा या फीमेल डेवलप होगी। नाउ व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन? दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल, कि मेल इंडिविजुअल डेवलप होगा या फीमेल डेवलप होगा, किस तरह का ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड एज सेक्स डिटर्मिनेशन। कि जब जो भी नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। व्हाट इज द बेसिस फॉर दैट? दैट इज कॉल्ड एज सेक्स डिटर्मिनेशन। अब एनिमल्स में हमें 3 तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलती है। फर्स्ट इज इन्वायरमेंटल, जिसमें इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। इसकी हम एग्जांपल्स आगे करेंगे। दूसरा है नॉन एलोसोमिक या नॉन क्रोमोसोमिक। एलोसोम्स हम सेक्स क्रोमोसोम को बोलते हैं, और जो फीचर सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं है, मतलब मान लीजिए उन ऑर्गेनिज्म में सेक्स क्रोमोसोम नहीं है और वो जो है उसमें सेक्स कौन डिटरमिन कर रहा है, उसमें दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर कोई ना कोई फैक्टर है जो सेक्स डिटरमिन कर रहा है, और दूसरे क्रोमोसोम्स को हम ऑटोसोम्स बोलते हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, लेकिन सेक्स डिटरमिन करने वाला फैक्टर जो है दैट इज प्रेजेंट ऑन सम ऑटोसोम। और तीसरा है एलोसोमिक और क्रोमोसोमल। इसे क्रोमोसोमल क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम तो सेकंड वाले में भी था, लेकिन यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम है तो इसलिए इसको नाम दिया है एलोसोमिक। एलोसोम हम सेक्स क्रोमोसोम को कहते हैं। तो यहाँ पर ये तीसरा मैकेनिज्म है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें अलग अलग तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एसोसिएशन इन फीमेल्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे एक सी वॉर्म है बोनेलिया, उसमें जो लार्वा होता है वो अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, मतलब वो मेल या फीमेल कुछ भी नहीं होता है, उसमें पता नहीं होता है कि वो क्या डेवलप होगा। किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि वो लार्वा अगर किसी बड़ी फीमेल के कंटेक्ट में आता है जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड है तो वो मेल में डेवलप हो जाता है, और अगर वो फ्री लिविंग स्टेट में रहता है, मतलब वहाँ पर कोई भी फीमेल नहीं है उसके आसपास, देन दैट लार्वा डेवलप्स इनटू फीमेल। तो ये एक इफेक्ट हो गया इन्वायरमेंट उसका कैसा है। उसके आसपास कोई फीमेल है तो वो मेल डेवलप हो गया, लेकिन अगर उसके आसपास कोई भी नहीं है, वो फ्री लिविंग स्टेट में है, तो वहाँ पर वो फीमेल में डेवलप होगा। सो हियर नो क्रोमोसोम इज देयर, नाइदर आर ऑटोसोम नॉर एलोसोम, जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहा है। दैट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वायरमेंट। सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग साइज। अब यहाँ पर एक सी वॉर्म है डाइनोफिलस, इसमें एग साइज डिटर्मिन करता है। अब जो लार्जर एग्स हैं वो फीमेल्स में डेवलप हो जाते हैं, जो स्मॉल एग्स हैं दे डेवलप इनटू मेल। सो वेरी सिंपल काइंड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हेयर। थर्ड कंडीशन हमें देखने को मिलती है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्यूबेशन टेम्परेचर। यानी कि जब एग की इंक्यूबेशन होती है, यानी जब उसमें ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, तो वो कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, दैट डिटरमिन्स कि वो मेल बनेगा या फीमेल की तरह डेवलप होगा। ये हमें देखने को मिल रहा है जैसे टर्टल्स हैं, एलिगेटर्स हैं। अब इनमें जैसे टर्टल्स हैं उनमें 28 डिग्री से नीचे टेम्परेचर है तो वो मेल्स डेवलप होंगे, और अगर 33 डिग्री से ऊपर है तो फीमेल डेवलप होंगे। लेकिन अगर 28 to 33 डिग्री के बीच में है टेम्परेचर, देन मेल और फीमेल इक्वल रेशो में डेवलप होंगे। सो इन ऑल दीज केसेस वी स्टडीड कि कोई भी सेक्स क्रोमोसोम या नॉर्मल क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर दी सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ सारे इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं विच डिटर्मिन द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। देन नेक्स्ट इज नॉन एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पर जो है हमने अभी पढ़ा था कि सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, दूसरा क्रोमोसोम कोई डिटर्मिन कर रहा है। तो मतलब देयर इज सम सेक्स डिटर्मिनिंग फैक्टर, कोई फैक्टर प्रेजेंट है लेकिन वो ऑटोसोम पे प्रेजेंट है, दैट इज नॉट प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम नहीं है अलग से।
अब इसमें कुछ एग्जांपल हैं, जैसे हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि बैक्टीरिया में एफ फैक्टर है प्लाज्मिड पे, दैट एक्ट्स एज डोनर और मेल सेल। जिनके अंदर ये फैक्टर है वो डोनर या मेल सेल होते हैं, और जिनके अंदर ये फैक्टर नहीं है वो रिसिपिएंट सेल्स होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म है, ये डोनेट कर रहा है, यहाँ से हमें जो है दिस इज़ द रिसिपिएंट सेल एंड दिस इज़ द डोनर सेल। और डोनर सेल से आप देख सकते हैं कि ये पीस आ गया यहाँ पर, ये एंटर हो रहा है यहाँ पे। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डोनर है, दिस इज़ एक्टिंग एज मेल एंड दिस वन इज़ एक्टिंग एज फीमेल। ऐसे ही क्लेमाइडोमोनस है, दिस इज़ एन एल्गी, इसमें प्लस और माइनस हम स्ट्रेन्स के लिए दे देते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द ऑटोसोम्स, जिसमें हम मेल और फीमेल नाम नहीं दे रहे हैं उसको, लेकिन स्ट्रेन्स अलग अलग बोल रहे हैं। देन मेज है, मेज में सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते, और मेल और फीमेल की जो इन्फ्लोरेसेंस की डेवलपमेंट होती है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द ऑटोसोम्स। सो इन ऑल दीज केसेस वी स्टडीड कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो या तो इन्वायरमेंटल बेसिस पे है, जो हमने पिछले पार्ट में किया था, और अब जो इस स्लाइड में हम कर रहे हैं दैट इज नॉन एलोसोमिक, यानी कि ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे एलोसोमिक है, मतलब क्रोमोसोम्स जो हैं सेक्स क्रोमोसोम, उसमें किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होती है। थैंक यू।